हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छठी क्लास के एनसीईआरटी के अध्याय 11 बीजगणित के बारे में देखेंगे और उसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बीजगणित के बारे में कुछ चीज़ें जान लें। बीजगणित होता क्या है? बीजगणित को अंग्रेजी में हम अलजेब्रा बोलते हैं। बीजगणित को अंग्रेजी में हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो बीजगणित गणित का वह खंड है जिसमें चर और अचर पदों के कॉम्बिनेशन को माने संयोजन से जो प्रश्न बनते हैं उसे बीजगणित कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है चर पद और दूसरा आता है अचर पद। चर पद और अचर पद। चर पद को हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल, और अचर पद को हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब वेरिएबल किसे कहते हैं? तो चर पद वह पद है, चर पद को क्या कहेंगे? वह पद जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान क्या होगा? बदलता रहता होगा। जैसे आप मान लीजिए एन, एम, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? ये सब ETC, या हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स या अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स सभी क्या में आते हैं? चर पद में आते हैं। अचर पद में क्या होता है? अचर पद, तो अचर पद क्या हो जाएगा? वह पद जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान क्या होता है? स्थिर रहता है, उसे अचर पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग नंबर जितना होगा, इंटीजर नंबर भी, होल नंबर भी, काउंटिंग नंबर भी, ये सभी क्या में आते हैं? ये सभी हो गए अचर पद। क्या हो गए? अचर पद। तो ये दो मेन थे, क्या होते हैं? चर पद और अचर पद। चर पद क्या है? वेरिएबल है, उन्हें बदलता रहता है। अचर पद क्या है? मान स्थिर रहता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसे बेहतर तरीका से और जानने का कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्नावली 11.1 में एक का पहला प्रश्न है कि तीलियों से प्रतिरूप। अब प्रतिरूप का मतलब होता है कि सेम टू, उसके जैसा रूप, माने एक है उसका एक ही जैसा, माने अलग कुछ रूप हो लेकिन मान जो हो कि वही होगा, तो क्या होता है? उसे प्रतिरूप कहते हैं। प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। आवश्यक संख्या के लिए हमको क्या करना है? नियम ज्ञात करना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अक्षर टी के रूप में तीलियों के प्रतिरूप। अब देखिए इसमें कितना तीली है? तो एक ये है, तो कितना तीली है? 2। अब हमको क्या बनाना है? एक अचर पद बनाना है। तो अचर पद क्या जानते हैं हम? अचर पद के बारे में क्या जानते हैं कि वेरिएबल होता है, मैंने मान बदलता रहता है। तो इसमें हमने सीखा था कि ABCD या अल्फ़ाबेटिकल जितने वर्ड्स हैं सब क्या होते हैं? तो वेरिएबल होते हैं। तो मान लीजिए तीलियों के रूप में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n कहिए, 2x कहिए, 2y कहिए, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते, कोई भी ABCD का अक्षर ले सकते हैं। तो इसका हम 2n ले, 2x ले, 2y, सब एक ही हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? बी में अक्षर जेड के रूप में तीलियों के प्रतिरूप लिखना है, तो इसका नियम लिखना है। अब देखिए इसमें कितना है? तो 1 2 3, कितना तीली है? 3। तो इसका क्या हो जाएगा? 3n लिखे या 3x लिखे या 3y लिखे या 3z लिखे, ये सभी क्या है? एक ही हैं। तो हमारा ये हो गया। अब देखिए बोल रहा है अक्षर U के रूप में तीलियों के, तो कितना है? 1 2 3, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 3n कहिए या 3x कहिए या 3y कहिए या 3z कहिए, कोई भी कहिए, एक ही है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। आप 3x भी लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो 3y लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे 3z दीजिए या 3n दीजिए, चारों सही है। ठीक है,
इसे अलग भी लिखते हैं, वो भी सही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब डी में हमसे कह रहा है अक्षर भी का भी के रूप में तीलियों के प्रतिरूप लिखिए। अब यहाँ क्या है, एक ये दो, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, आपको जो मन करेगा वो लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए अक्षर ई का ई के रूप में तीलियों का प्रतिरूप लिखे, तो 1 2 3 4 5, तो ई का क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। अब देखिए अक्षर एस के रूप में तीलियों का प्रतिरूप लिखे। अब देखिए एफ का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका भी क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बोल रहा है अक्षर ए का ए के रूप में तीलियों का प्रतिरूप लिखना है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो जाएगा 6n हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पहला का सबका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2 को देखते हैं। अब प्रश्न 2 में पूछ रहा है हमसे कि हम अक्षर एल सी एफ के प्रतिरूप के नियम को पहले से जानते हैं। एल में क्या है, एल है। ठीक है, एल में 2 है, तो एल का 2n होता है। सी का क्या हो जाएगा 3n हो सकता है। एफ का क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, इसका भी सी एफ का क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है ऊपर प्रश्न 1 में, पहला प्रश्न में बोल रहा है दिए गए अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त होता है। अब एल द्वारा हमारा क्या प्राप्त हो रहा है 2n, एल द्वारा क्या प्राप्त होता है 2n। अब ये अक्षर कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन में 2 है, तो ए में है और किस में है डी में है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2 का ए और डी, ए और डी क्या है ए और डी। उसके बाद क्या है ऐसा क्यों होता है, तो प्रत्येक में तीलियों की संख्या 2 है। प्रत्येक में तीलियों की संख्या कितना है 2 है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमसे पूछ रहा है तीसरा प्रश्न में किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। किसी परेड में कैडेट क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। मार्च में एक तरह से समझ सकते हैं वॉकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में 5 कैडेट है। एक पंक्ति में कितना कैडेट है 5 कैडेट है। ठीक है, यदि पंक्ति की संख्या ज्ञात हो, तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम हो सकते हैं पंक्तियों की संख्या के लिए n पर। अब देखिए पंक्ति की संख्या क्या है n है, कैडेट कितना है 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है चौथा क्वेश्चन में कि एक पेटी में 50 आम है। आप पेटियों की संख्या के पदों के आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। पेटियों की संख्या क्या है b, तो क्या हो जाएगा पेटी की संख्या b और आम कितना है 50। ठीक है, आम कितना है 50 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50b। आंसर क्या हो जाएगा 50b। ठीक है, अब देखिए हमसे 5वां प्रश्न में पूछ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी इस स्टेटमेंट में दे दीजिएगा आमों की कुल संख्या क्या हो जाएगा बराबर 50b। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमसे 5वां प्रश्न में कह रहा है कि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल अवांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या है s। ठीक है, तो लिखेंगे वांछित पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगा वांछित पेंसिलों की संख्या, तब 5 गुना s। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 5s। ठीक है, 5 क्या है एक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिला और s क्या है विद्यार्थियों की संख्या है। अब आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। और मिनट को क्या करना है t, तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। देखिए हमारा चाल क्या है 1 मिनट से कितना 1 किलोमीटर के रफ्तार से उड़ रही है। समय क्या है t, तो हमारा क्या हो जाएगा t, क्या हो जाएगा t किलोमीटर।
किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या हमसे 7वां प्रश्न पूछ रहा है। 7वां प्रश्न में कह रहा है कि राधा बिंदुओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डॉट्स से एक रंगोली बना रही है। ठीक है, खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना है, जैसे आकृति 11.5 में है। ठीक है, उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु है। एक पंक्ति में कितना, 8 बिंदु है। आर पंक्ति की रंगोली में कितने बिंदु होंगे, तो आर पंक्ति की रंगोली में कितना बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो पंक्तियों के रंगोली में बिंदु कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है यदि 8 पंक्ति हो तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64 बिंदु। अब पूछ रहा है कि कितने बिंदु होंगे, यदि 10 पंक्ति हो तो 10 पंक्ति होगा तो क्या हो जाएगा, 8 गुने 10 क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, 10 बिंदु होगा तो 80 हो जाएगा और 8 होगा तो 64 हो जाएगा। अब पंक्तियों में रंगोली में बिंदु क्या हो जाएगा, 8R हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि लीला राधा की छोटी बहन है। तो लीला क्या है, राधा की छोटी बहन। अब लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। राधा से कितना वर्ष छोटी है, 4 वर्ष। क्या आप लीला की आयु, राधा की आयु को पदों में लिख सकते हैं। राधा की आयु 1 वर्ष है। अब देखिए क्या होगा, राधा की आयु कितना है, 1 वर्ष है। ठीक है, राधा की आयु कितना है, 1 वर्ष है। अब लीला कितना लीला राधा से छोटी है बराबर कितना, 4 वर्ष। ठीक है, तो लीला की उम्र क्या हो जाएगी, राधा की उम्र -4 वर्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, x - 4 वर्ष। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा x - 4 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर में हमसे कह रहा है माँ ने लड्डू बनाया। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने ये लड्डू दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। अब देखिए माँ द्वारा बनाया गया लड्डू, बनाया गया लड्डू। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, माँ द्वारा दिया गया लड्डू जोड़ शेष लड्डू। अब देखिए माँ द्वारा कितना लड्डू दिया गया था, L, और बचा कितना है, 5 लड्डू। तो क्या हो जाएंगे, L + 5। माँ द्वारा कितना लड्डू बनाया गया था, तो L + 5 लड्डू। ठीक है, अब हम 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि संतरों की बड़ी पेटी में से छोटी पेटी रखा जाता है। ठीक है, जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती है। ठीक, एक बड़ी पेटी से क्या 2 छोटी पेटी भर जाती है, फिर 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या 1 है तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए माना कि छोटी पेटी में संतरों की संख्या कितना दिया हुआ है, बराबर x दिया हुआ है, कितना x। तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, अब देखिए क्या हो जाएगा,
एक्स है तो यहाँ क्या है, दो छोटी पेटी भर जाती है तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए क्या है 10 संतरा शेष बच जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 10। ये क्या हो जाएगा, बड़ी पेटी की संख्या हो जाएगी। ठीक है, बड़ी पेटी की संख्या क्या हो जाएगा 2x प्लस 10। ठीक है, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए में तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए। ठीक है, अब प्रतिरूप को देखना है, ये वर्ग अलग अलग नहीं है, ये वर्ग अलग अलग नहीं है, एक ही जैसे हैं। ठीक है, दो संलग्न वर्गों में एक तिली उभयनिष्ठ है। दो वर्ग संलग्नों में क्या है, ये तिली उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में। ठीक है, इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता है। ठीक है, अब हमको संकेत क्या दे रहा है, यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तिली, ऊर्ध्वाधर माने परपेंडिकुलर, लंबवत जो रहेगी, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है लंबवत, लंबवत मतलब खड़ा, और एक वर्ड होता है क्षैतिज। क्या होता है क्षैतिज, क्षैतिज का अंग्रेजी क्या होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब गिरा हुआ, मैंने क्षैतिज डायरेक्शन में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैंने क्षैतिज, ये लंबवत मैंने खड़ा। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमको बोल रहा है, अब हम देखेंगे और उसको प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब ये में देखिए, अब ये में देखते हैं, ये में क्या है 4 तिली है। ठीक है, 4 तिली है। अब देखिए वर्गों की संख्या क्या हो जाएगा, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। ठीक है, अब वर्गों की संख्या क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, एक कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 तो हमारा वर्गों का संख्या क्या होगा 3x प्लस 1, 3x प्लस ये वर्ग का हो गया। ठीक है, अब हम बी में देखिए कह रहा है आकृति से 11.7 में 11.7 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 11.6 क्या है यहाँ है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, आकृति का त्रिभुजों का एक प्रतिरूप दर्शा रहे। ये क्या है, ये क्या था वर्ग था, वर्ग। ठीक है, ये क्या हो जाता आयत, 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 क्यों, क्योंकि ये इसका लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, अब 1 हो गया। अब देखिए 3 है, ये त्रिभुज, ये भी दोनों त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज। अब कह रहा है उपरोक्त प्रश्न 11A की तरह वह व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या को पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देता है। तो क्या करेंगे, माना कि त्रिभुजों की संख्या, क्या माने त्रिभुजों की संख्या x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये तो उभयनिष्ठ है तो बचा क्या, ये एक, ये 2, एक, ये 2, तो क्या हो जाएगा 2x। क्या है त्रिभुजों की संख्या कितना है x, क्या है कि इसमें 2 है, इसमें कितना है 3 है, यहाँ क्या है 1 है, तो 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका नियम हो जाएगा, व्यापक नियम क्या हो जाएगा, व्यापक नियम 2x प्लस 1। अब देखिए 2x प्लस में 1 में करते जाएंगे तो हमको निकलते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x के जगह 1 रखिएगा, x के जगह मान लीजिए कि हमने 1 रखा था, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसमें देखिए 2, इसमें क्या रखेंगे 2 तो 1 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5 क्या हो जाएगा 5। अब देखिए हमारा तिली की संख्या क्या है, यहाँ पर 3 है, तो जब हम
एक रखे हैं तो हमारा ये 3 है, जब 2 रखे तो यहाँ क्या है 5 है। गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5। इसमें अगर मान लीजिए हम 3 रखते हैं 2x + 1, तो 2 × 3 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 6 1 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया 7। इसी तरह से सबको हमारा निकलता चला जाएगा। तो त्रिभुज के लिए व्यापक नियम क्या हो जाएंगे 2x + 1, और वर्ग के लिए क्या हो जाएंगे 3x + 1। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 11.1 खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।